हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड ने जो सैंपल पेपर जारी किया था उसके आंसर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्शन ए आपका एमसीक्यू होता है और यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन हम आपको नोट्स में दिखाएंगे। अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉलोड बाय रिएक्शन of the amine so formed with 1 mole of methyl chloride gives an amine that अब इस चार ऑप्शन में से एक होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है यदि इथाइल क्लोराइड का अमोनोलिसिस करोगे, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पर एक एमीन मिलेगा और उस एमीन का फर्दर रिएक्शन आप 1 मोल मिथाइल क्लोराइड से करोगे तो भी एमीन मिलेगा। तो जो एमीन मिलेगा वो क्या करेगा, क्या वह एमीन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट सॉल्युबल इन एल्कली ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस, या फिर रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, या फिर आपको डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो चार ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जाएगा और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सी। इनके कहने के मतलब यहाँ पर है अमोनोलिसिस ऑफ एथिल क्लोराइड, अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं भैया। ये अमोनिया है, NH3 को ऐसे लिखा गया HNH2, इसका Cl इसका H, देखिए यहाँ पर HCl बाहर चला जाएगा, HCl को आप बाहर कर दीजिए। ठीक है, आपके पास से इथाइल एमीन बना। अब इस इथाइल एमीन को मैं ऐसे लिखा हूँ, देखिए C2H5 NHH, ठीक है, ऐसे लिख दिया गया। ये मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो फिर से आपके पास यहाँ पर ये H और ये Cl बाहर जाने वाला है, तो आपके पास जो ये बन रहा है सेकेंडरी एमीन बन रहा है। ठीक है, ये सेकेंडरी एमीन है। अब जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है जिसे हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, जब ये सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन करता है तो आपके पास बनता है एन मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो इनसॉल्युबल होता है एल्कली में, मतलब इनसॉल्युबल इन KOH। तो NCERT में डायरेक्ट ये लिखा है रिएक्शन, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपके पास जो एमीन बनेगा वो एल्कली में क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद एल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा सिंस N methyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen atom attached to nitrogen atom, it is not acidic and hence insoluble in alkali। जो आपके पास बेंजीन सल्फोनामाइड है, इस नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए वो एसिडिक नहीं है, और जब एसिडिक नहीं है तो बेस मतलब एल्कली में वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये आपके पास था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किस में होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इसमें होने वाला है मिथाइल क्लोराइड, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। हम लोग इसको भी एक्सप्लेन किए हैं कि इसका रीजन कि क्यों ऐसा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या है, Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में लेकिन क्या होता है, स्मॉल होता है साइज, जबकि कार्बन क्लोरीन के बीच में लार्ज होता है। तो डिस्टेंस वाला फैक्टर इसमें ज़्यादा काम कर जाता है, इसीलिए CH3Cl का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा CH3Cl का, फिर CH3F का, CH3Br का और उसके बाद CH3I का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट, देखते हैं क्या कह रहा। सी में देखिए इन्होंने ऐसा लिखा है, मैच करना, मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन इन कॉलम 1 विद द मेटल इन कॉलम
सेकंड। अब देखिए कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड ये बनाए हुई हैं, ठीक है, कौन सा मैच करेगा। तो इसमें आप देखेंगे एक्टिनाइड हैविंग कॉन्फ़िगरेशन रेडान 5F7 6D17 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये 6D1 होना चाहिए, 7S2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहने किसके साथ जाएगा। दूसरा आपके पास लिख रहे हैं लेंथेनाइट व्हिच हैज 4F इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कोई है जिसका 4F इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका सेकंड का तो आपके पास ल्यूटीशियम है। लेंथेनाइट व्हिच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है भैया, सीरियम करता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं थर्ड का, ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड कहीं पर है, यहाँ पर, ठीक है। सेकंड का आपके पास ये, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। और एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीरियम का करते हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है सीरियम का, 58, ठीक है। लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक है, सीरियम टू ल्यूटीशियम। अच्छा, सीरियम का क्या होता है आपके पास, जेनान 4F1 5D1 6S2। अब +4 में जब जाओगे तो आप ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरा निकल जाएगा बाहर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच रहा। तो सीरियम सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सीरियम इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ल्यूटीशियम के बारे में देख लिया जाए, तो ल्यूटीशियम का देखिए 71 होता एटॉमिक नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4F14 5D1 6S2। अब यहाँ पर आपको मिलने वाला है ल्यूटीशियम, या 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाओगे तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, तो आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्यूरियम, क्यूरियम जो एक्टिनॉइड है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 96, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F7 6D1 7S2। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का MCQ देखेंगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखा है इसमें, बहुत ज़्यादा आंसर केवल आपको केवल टिक करना है। चलिए समझते हैं। स्टडी द ग्राफ शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमो एल्केन एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं, ब्रोमो एल्केन है सब भैया, इसमें 1 का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट 277 कम है। जाओगे सेकंड में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा, थर्ड में भैया और बढ़ रहा 364 हो गया, और 4 में आपके पास 375, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 4 वाले का है। तो इसमें कौन सा आर्डर इसको फॉलो करेगा, तो आर्डर इसमें जब देखेंगे तो सभी का फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। पहली बात देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है, तो ब्यूटेन में, तो ब्यूटेन का सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या देखेंगे आप, लास्ट में जो 4th आला है कहीं पर ब्यूटेन दिखाई दे रहा है, तो पहले में तो नहीं दिखाई दे रहा, तो पहला हो नहीं सकता। दूसरे में ब्रोमोमीथेन, ये भी नहीं है। अच्छा, थर्ड में आपको 2 ब्रोमोब्यूटेन मिल रहा है, और 4th में आपको डी में 1 ब्रोमो, तो इसमें से एक हो सकता है। तो बट यहाँ पर आपके पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आर यदि ये नहीं आप कर पा रहे हैं तो इसमें से देखिए, इसमें से क्या कह रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइलोएल्केन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा जिसमें जब द नंबर ऑफ कार्बन होंगे और ब्रांचिंग ना हो, तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही जाएगा। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। डी ऑप्शन मैंने कहा सही जाएगा आपका। तो देखिए डी ऑप्शन में मैं सभी का नाम लिखा हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये जो पहला है ब्रोमोमेथेन, तो यहाँ पर फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपके पास है 2 ब्रोमोब्यूटेन, और ये है 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 4 वाले का होगा, ठीक है। यहाँ पर आर्डर भी मैंने लिख दिया है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है। ये तो होता है जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन आप सब कहेंगे कि यहाँ पर इन सब का मोलर मास सेम है,
तो फिर क्या होता है, आइसोमेरिक जो होते हैं जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोएल्केन डिक्रीज विथ ब्रांचिंग। तो इसीलिए आपके पास जो 1 ब्रोमोब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए आप सब, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर इन द रिएक्टेंट से देखिए प्रोडक्ट बन रहा है 4.62 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इफ K इक्वल टू 2.31 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है क्या हाफ लाइफ क्या होने वाली है। तो चलिए कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यूनिट देख करके बताओ। के की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मतलब ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो 0 ऑर्डर की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे और इसका आंसर आएगा 1 सेकेंड। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 1 सेकेंड। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन R0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या ये नॉट कर लीजिए, 4.62 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर है। गिवन है K 2.31 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। अब ये देखो मैंने लिखा यूनिट इंडिकेट 0 ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट देख करके आप बता सकते हो उसके ऑर्डर को। तो हाफ लाइफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इक्वल टू R0/2K और वैल्यू रख करके सॉल्व करने पर आपको T हाफ मिल जाएगा 1 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं भैया, यहाँ पर देखिए, व्हेन आपके पास यहाँ पर C6H5COO COCH3 इज ट्रीटेड विथ वाटर द प्रोडक्ट ऑब्टेन। इसको जब हम लोग वाटर से ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको एक बेंजोइक एसिड मिलेगा, एक एथेनोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड कहाँ पर है, यहाँ पर, एथेनोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 6 का बी करेक्ट जाने वाला है। यहाँ भी इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो ये जो एनहाइड्राइड एक है ना, इसको देखिए, एक बेंजोइक एसिड मिलेगा, 6 का बी सही जा रहा है, ये दूसरा एथेनोइक एसिड। अच्छा ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे ये वाटर है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बांड यहाँ से टूटने वाला है, ये तो एक तरफ एच इधर देंगे तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, इसको OH देंगे तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये आपके पास 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। 7 देखिए भैया, फार्मूलेशन ऑफ कोबाल्ट 3rd क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। एक कॉलम में कलर बनाए हैं, दूसरे में फार्मूला, तीसरे में सॉल्यूशन कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड टू। ये कह रहे हैं येलो कलर होगा, फार्मूला ये होगा, वाई आपको लिखना है। पर्पल कलर होगा इसका जो रेशियो इलेक्ट्रोलाइट का लिखे 1:2, और ये ग्रीन होगा, यहाँ इस फार्मूले को आपको लिखना है, रेशियो होगा 1:1। तो अब आपको भैया एक्स और वाई बताना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ये 2 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, एक कैटायन है, तो इसका रेशियो 1:2 लिख रहे हैं। तो आपके पास इसमें ऑप्शन कौन सा आने वाला आंसर, तो यहाँ जो आएगा ना भैया, यहाँ जो आएगा बाहर Cl एक ही होगा, तो बाहर Cl एक ही कहीं पर है, बाहर Cl एक ही कहीं पर है। यहाँ पर 2 Cl है तो ये नहीं हो सकता। आपके पास B में क्या है, एक Cl बाहर है, और Y में ये तो हो जाएगा, एक Cl बाहर है। तो आपके पास B और C में केवल एक मिल रहा है ना, लेकिन आपके पास B जाएगा क्योंकि आपके पास Y की वैल्यू होने वाली है 1:3। तो चलिए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। B देखिए आंसर आपका सही जा रहा है, बहुत बढ़िया। आपके पास +3 Cl माइनस, Y की जगह पर 1:3। फार्मूला में पूरी तरह से ये देखिए कंप्लीट किया गया है। ये आपके पास कैटायन कितना है 1, तो ये 1 लिखा, A9 कितना है 3, तो NH2 इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखोगे तो कैटायन कितना है बेटा 1 है, और A9 कितना है 2,
तो ऐसे जब ये दिए हैं तो यहाँ पर ये एक ही होना चाहिए ना, तो जितना ये नेगेटिव उतना इस पर पॉजिटिव। ठीक है, ये आप देखते रहिए। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये जो मैंने लिखा ना, ये कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6, ये इसको 1 लिया गया और इसको 3, तो 1:3, तो y की जगह पर ये लिखा। ऐसे आप कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो ये ऐसा है, यहाँ पर 2 है तो ये है, तो उस हिसाब से भैया जब यहाँ पर एक ही रहेगा तभी 1:1 आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कस करते हैं हम लोग। Which of the following contain only beta D glucose as its monosaccharide unit? इसमें बीटा डी ग्लूकोज किस में होता है? सुक्रोज में होता है, सेलुलोज में होता है, माल्टोज में होता है कि स्टार्च में होता है? तो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर कौन बनता है? सेलुलोज बनता है। तो चलिए देखते हैं। सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा। यहाँ पर पूरा लिखा है, चारों ऑप्शन का मैंने लिख दिया। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज होता है। सेलुलोज में कंटेन ओनली बीटा डी ग्लूकोज, तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। स्टार्च में ओनली अल्फा डी ग्लूकोज एंड माल्टोज में कंटेन अल्फा डी ग्लूकोज। तो इस एमसीक्यू के बेस पर आप चारों के आंसर जानने की कोशिश करिए, क्योंकि इस समझिए 4 क्वेश्चन इससे रेडी हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देख रहे होंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन पैरामेग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयन। अब भैया यहाँ पर टाइटेनियम आयन है, आयरन है, क्रोमियम है, मैंगनीज है। इसमें सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर किस में होगा? तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, और जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पर करके दिखाया हूँ। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ पर करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और क्यों जाएगा उसका रीजन यहाँ पर है, पैरामैग्नेटिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम का 22 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, बट आप 3+ करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करना होगा। पहले यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, ज़रूरत पड़ने पर आप डी में जाइए। तो मैं यहाँ से 2 निकाल रहा हूँ, एक यहाँ से निकाला हूँ, तो आपके पास ये बच रहा 3d1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम 3+ में 1 है। ऐसे क्रोमियम का 24 होता है बेटा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। क्रोमियम थर्ड में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक मैं यहाँ से निकालूंगा, फिर 2 यहाँ से निकालूंगा, तो ये 3d3 ही बचेगा। तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। मैंगनीज के केस में देखोगे तो 25 होता है, और यहाँ पहले 2 निकाल दीजिए और 5, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 मिलेगा। और आयरन के केस में आपको 3d6 है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में मिल रहा है? Mn2+ में। तो मैग्नेटिक करेक्टर सबसे ज़्यादा Mn2 का होगा। तो ये थी बात, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहे हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट दिए हैं 5.5 × 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट, ये क्या कभी कंप्लीट नहीं होता, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को कैसे हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। आप देख रहे होंगे इट नेवर गोज टू कंप्लीशन के मैंने ऐसे लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आपके पास R = R0 e⁻⁻kt। इफ R = 0 देन e⁻⁻kt = 0, which is not possible for any finite value of t। यहाँ पर t इज इनफाइनाइट, तो ये आपके पास कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है, ठीक है। हेंस अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ये भी देखिए कन्वर्जन से रिलेटेड है।
A student was preparing aniline in the lab. She took a compound X and reduced it in the presence of Ni, nickel. As a catalyst, what could be the compound X? भैया बताना है, एनिलीन बनाना है, X को बताना है, तो X मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। चलिए नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन देख लीजिए। नाइट्रोबेंजीन है, इसका आप हाइड्रोजनेशन करिए निकल के प्रेजेंस में, तो एनिलीन बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्सिलेमीन। हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ कौन सा कंपाउंड ऑक्साइम बनाता है? तो एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, तो यहाँ पर एसीटोन बना लेगा। रिएक्शन देख लीजिए आप। एसीटोन CH3COCH3 एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अदर कार्बोनिल कंपाउंड डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए प्रोपेनोन एसीटोन बन गया। हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिलेमीन को चाहे ऐसे लिखिए H2NOH या फिर NH2OH लिखिए। हम यहाँ से देखिए हाइड्रोजन H2 और ये ऑक्सीजन बाहर जाएगा और ये ऑक्सीजन बना लेगा। तो ये था आपके पास MCQ। अब असर्शन रीजन स्टार्ट होने वाला है। असर्शन रीजन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। असर्शन रीजन देखिए, यहाँ पर असर्शन लिखा है MnCN का होल 6 3 हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वाइल MnCl6 3 हैज अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट फॉर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब भैया इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको करने, इसमें 4। द रीजन क्या है? MnCN6 3 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द अदर हैंड MnCl6 3 इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये BBT से रिलेटेड है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो चलिए इस एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं हम लोग। ये दोनों ही आपका करेक्ट है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, तो आप देखेंगे तो सबसे पहले MnCN का होल 6 लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 3 Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए मैंगनीज का 3d5 4s2। भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +3 आएगा, क्योंकि साइनाइड पर -1 चार्ज होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 यहाँ से आप निकालिए और 1 यहाँ से, तो 3d4 हो जाएगा। अब देखिए मैं 3d4 को ऐसे कर रहा हूँ, बट ये कहे थे कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और CN यहाँ स्ट्रांग लिगेंड है, तो एक मुझे पेयरिंग करवाना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होकर आएगा, तो मुझे क्या होगा कि ये 2 ऑर्बिटल इसके खाली चाहिए। तो आप देखते होंगे जब ये जंप करके यहाँ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ये, और ये 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। तो देखिए मैं ऐसे किया हूँ यहाँ पर, इसके 2 के D के 2, S का 1, P के 3, तो आपको यहाँ मिलेगा D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये आपके पास मिलेंगे, ये 2 हो जाएंगे D के, 1 S का 3 P का। तो D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर मिलने वाला है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसा कहे थे कि 2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 निकल कर ही आ रहा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल करेक्ट। ऐसे आप दूसरे को देख लीजिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। MnCl6 क्लोरीन पर चार्ज -1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर फिर आपको यहाँ पर मिलेगा ये +3, 3d4 आएगा, 4s0 4p। अब यहाँ पर क्लोरीन एक वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, और आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोला भी है, तो आपके पास यहाँ पर 3d4 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करते हैं हम लोगों को, मुझे पूरा कौन सा चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका 1 S का, P के 3 और इसके 2 D हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो sp3d2। ठीक है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। ये D आउटर वाला यूज किया है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और बाकी जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये 6 है, इससे क्लोरीन क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये था सेकंड। अब हम लोगों के पास 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट
देयर इज स्लो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये देखिए, ठीक है। दूसरा रीजन क्या कह रहे हैं, ए लेमडा नॉट एम इक्वल टू लेमडा एम माइनस ये सी रेज टू पावर 1/2, ठीक है। तो अब रीजन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए फॉर NaCl CaCl2 एंड MgSO4 इन अ गिवन सॉल्वेंट एंड एट गिवन टेम्परेचर इज डिफरेंट। हाँ, ये तो आपके पास सही जा रहा। ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इक्वेशन गलत लग रहा है बेटा। डी.वाई. हाकेल इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको ये हो जाएगा फॉल्स, आर हो जाएगा ट्रू। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है आपके पास पेपर में, जो कि रॉन्ग है। डी.वाई. हाकेल इक्वेशन जो है करेक्ट ये है, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस ए सी रेज टू पावर 1/2। तो ये लेमडा एम क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, लेमडा नॉट एम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या कांस्टेंट डिपेंड ऑन टाइप, ये कांस्टेंट एक है डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखेंगे NaCl दिया, MgSO4 CaCl2, सब में चार्ज जो है कैटायन एनायन पर देख लीजिए Na+Cl-। तो यहाँ आपको ऐसे मिल रहा। तो वैल्यू ऑफ ए इज डिफरेंट फॉर NaCl CaCl2 MgSO4। नोट देख लीजिए, NaCl KCl कहीं मिल जाए तो उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। सही बात है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरेनोज, ये भी ठीक है। तो आपके पास यहाँ दोनों ठीक है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन जाएगा। देखिए यहाँ पर बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ड्यू टू absence of free aldehyde group, glucose does not give reaction with sodium हाइड्रोजन सल्फाइड। अल्फा डी ग्लूकोज बना लीजिए, ग्लूकोपायरेनोज ये है स्ट्रक्चर, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। तो स्ट्रक्चर क्या वही प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो क्या कह रहा है देखेंगे आप। द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रीजन यहाँ पर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू क्या होता है, के बराबर, ठीक है। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ये तो भैया यहाँ पर रॉन्ग है और आर इज ट्रू। तो ये इज फॉल्स, आर इज ट्रू होने वाला है। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ A0/2 के, टी हाफ डिपेंड ऑन एशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और देखिए यहाँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आर इक्वल टू क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा तो रेट के लिए के, और यहाँ पर इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा तो रेट इक्वल टू की। तो ये इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अब हम लोग सेक्शन बी आज डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर का। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें 2 पार्ट हैं एक नंबर के। नाइट्रोजन गैस इज सॉल्युबल इन वाटर एट टेम्परेचर 293 केल्विन। द वैल्यू ऑफ KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, इज 76.48 किलो बार। हाउ वुड द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन vary, increase, decrease or remain the same at a temperature above 293 Kelvin if the value of KH rises to 88.8 किलोबार। तो ये कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी के बारे में बताना है। अब आप KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर बताना, देखिए solubility of gas is inversely proportional to the value of Henry constant KH। यदि KH बढ़ेगा तो solubility घटेगा, ठीक है। On increasing temperature, nitrogen gas becomes less soluble
बिकॉज इट्स केएच वैल्यू इंक्रीज। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच वैल्यू इंक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आप देख लीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सभी लोग जानते हैं, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो केएच होता है हेनरी कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर लिखा है केएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केएच इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये था। चलिए बी पार्ट के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है क्लोरोफॉर्म बॉइलिंग पॉइंट 61.2 डिग्री सेल्सियस एंड एसीटोन boiling point 56 degree Celsius are mixed to form an azeotrophs. The mole fraction of acetone in this mixture is 0.339. Predict whether the boiling point of the azeotroph form will be, इसमें क्या होगा, फर्स्ट है 60 डिग्री सेल्सियस, 64.5 डिग्री सेल्सियस और 54 डिग्री सेल्सियस। डिफेंड और आंसर विथ रीजन। तो आपके पास देखेंगे यहाँ पर एक कौन सा प्रकार का डेविएशन शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में नेगेटिव डेविएशन होता है। तो इसके बारे में जो इसका आएगा बॉइलिंग पॉइंट, वो पहले दोनों से अधिक होने वाला है। तो यहाँ पर आंसर आप देखेंगे 64.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसका रीजन देख लिया जाता है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर सो नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट लॉ फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। ठीक है, ये नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे और क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड, जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड होगा विल बी हायर देन इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो इसमें देखेंगे एक तो क्लोरोफॉर्म का 61.2 था और एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस था। तो जो मिक्सचर होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 64.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें आर करके है, देख लीजिए, अ सोडा बॉटल विल गो फ्लैट लूज इट फिश फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, वाई और वाई नॉट? तो आप यहाँ पर देखेंगे एल्टीट्यूड जहाँ पर होता है, हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो देखिए एट हायर एल्टीट्यूड दैट इज इन श्रीनगर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर, श्रीनगर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। देखिए प्रेशर जितना ज़्यादा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतना ही ज़्यादा होगा, और एल्टीट्यूड पर हम लोग जानते हैं कि प्रेशर कम होता है इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होगा। देयरफॉर द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर विल बी लेसर एट श्रीनगर मेकिंग द सोडा गो फ्लैट फास्टर। तो श्रीनगर में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर में। रीजन, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगा। जब हम लोग एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड, जितना ऊंचाई पर आप जाएंगे उतना ही प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा, मतलब एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसका बी पार्ट देखते हैं, हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। शुगर कैसे प्रिजर्वेटिव का काम करता है इसके बारे में बताना है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट बाय एडिंग शुगर और साल्ट, या शुगर और साल्ट को हम लोग ऐड कर दें तो एक प्रिजर्वेशन का काम करेगा और वो प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया के अगेंस्ट थ्रू ऑस्मोसिस, वहाँ पर ऑस्मोसिस होता है। अ बैक्टीरियम ऑन केन फ्रूट लूज वाटर सराइवल एंड डाइज। क्या होता है, ऑस्मोसिस दो तरह का होता है ना, आप जानते हो, एक तो एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस।
तो एक्जोऑस्मोसिस में क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। ये समझिए आपके पास कि जो आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ से लिक्विड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएंगे और डाई हो जाएंगे। तो प्रिजर्वेशन का काम करता है शुगर। क्वेश्चन नंबर 18 अब देखेंगे। राइट द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स के CrH2 का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस वाटर। देखिए पोटेशियम है, 2 बार वाटर है तो डाई एक्वा डाई ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड हाइड्रेट, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन नेम द मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, आयरन। और विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट। बस ये आंसर लिखना है। तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आईपीसी नेम क्या लिखा, पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड हाइड्रेट। ऑक्जिलेटो पर -2 चार्ज होता है, पोटेशियम पर प्लस, यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा, वाटर पर 0 चार्ज होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 में कोबाल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। यहाँ पर देखेंगे आप, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द क्वेश्चन। एक सेल यहाँ पर दिया गया है, इसमें 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। रिप्रेजेंट द सेल शोन इन द फिगर, सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है। और साल्ट ब्रिज में कैरियर ऑफ करंट ये लिखना है। और टेकिंग प्लेस रिएक्शन कौन सी हो रही है नोट पर, ये लिखना है। तो आप देखिए ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है। तो करंट इधर से इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस बीकर में होने वाला है ऑक्सीडेशन, मतलब ये एनोड का काम करेगा और ये क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा। और इसमें साल्ट कौन सा देखिए, YCl2, मतलब इसमें किसमें टूटेगा, Y2 प्लस Cl माइनस में, और X प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन। तो ये एनोड पर हम लोग पहले लिखेंगे एनोड हाफ सेल, यहाँ साल्ट ब्रिज का साइन है, कैथोड हाफ सेल। ठीक है। तो Y से Y2 प्लस में जा रहा है, X से X प्लस से X में आ रहा है। और आयन आर कैरियर ऑफ करंट इन साल्ट ब्रिज। ठीक है। तो यहाँ पर आयन क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं करंट को। ठीक है। यहाँ पर कैरियर ऑफ करंट इन साल्ट ब्रिज। और एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। तो Y से क्या जा रहा है, Y2 प्लस पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। बस ये आंसर है। उसके बाद इसका और करके भी ऑप्शन है, आप चाहे इसको करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। और फॉर द सेल रिप्रेजेंटेड एज, ए सेल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है Mg/Mg2 प्लस Ag प्लस Ag आ रहा। आइडेंटिफाई द कैथोड एंड एनोड। कैथोड पर कौन सा होता है, रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। राइट द ओवरऑल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपके पास एनोड, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड ये रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए देखते हैं, इस सेल को देखेंगे तो कैथोड जो है सिल्वर जो कैथोड का काम करेगा, और एनोड कौन सा करेगा, मैग्नीशियम। और रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, Mg, रिएक्शन लिखना है Mg प्लस 2Ag प्लस एरो Mg2 प्लस और 2Ag। तो देखेंगे आप, ये यहाँ से जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा ना, और ये जा रहा तो क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। ठीक है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे करके आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। देखिए Mg यहाँ लिखा से Mg2 प्लस में जा रहा, Ag प्लस से Ag में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा, रिडक्शन, यहाँ हो रहा ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ये देखिए आपके पास है, इसमें से कोई 2 कंप्लीट करने हैं। ये क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन ईच केस। यहाँ से देखिए मेजर एंड माइनर दोनों प्रोडक्ट हम लोगों को लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके पास यहाँ पर आंसर मिलेगा। KCN से रिएक्शन करने वाला है तो क्या बनेगा, एक तो साइनाइड बनता है, एक आइसोसाइनाइड बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ से K, यहाँ से Br बाहर कर दीजिए, CN लगाएंगे तो ये बन जाएगा एथिल साइनाइड,
ये मेजर हो जाएगा, और यदि आपके पास N से ये जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, तो माइनर होगा। सेकंड में ब्यूटेन में HBr का एडिशन करेंगे। देखिए एक बार H यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, और ब्रोमीन यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा मेजर, और एक बार जब इस H को आप यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा ये माइनर। ये देखिए मार्कोनी कार्ब एडिशन, ये मेजर है, ये आपके पास उसका अपोजिट एंटी मार्कोनी कार्ब माइनर होने वाला है। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH आएगा तो यहाँ पर एलिमिनेशन कराएगा, ठीक है, तो एक बार ये Cl जाएगा, Cl यहाँ से और एक H यहाँ से, HCl मान लो यहाँ से आप बाहर कर रहे हैं तो आपके पास ये एल्कीन बनेगा, ये मेजर बनेगा, क्योंकि जिस ये जो डबल बॉन्ड एल्कीन है ना, कार्बन कार्बन, इस पर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हैं, तो आपके पास ये मेजर प्रोडक्ट है। और दूसरा यदि इसका H आप बाहर करेंगे, इसका Cl, तो ये CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो ये माइनर हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कन्फर्म्ड बाय इट्स रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट and its position. Give an chemical reaction in support of your answer. ये आपके पास बायोमॉलिक्यूल में हम लोग चलते हैं। देखिए ग्लूकोज का ये फार्मूला होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO CHOH का होल 4 CH2, हाइड्रोक्सिल एमीन ये है, इससे रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज मोनोऑक्साइम बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज मोनोऑक्साइम। यहाँ से आपके पास 2 हाइड्रोजन इसका और 1 ऑक्सीजन ये बाहर जाएगा, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड N और ये OH बचेगा, तो ये आपके पास ग्लूकोज मोनोऑक्साइम बचता है। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज एल्डिहाइड एंड द कार्बन नंबर 1 C1 एटम पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा करके। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CHO को COOH में चेंज कर देगा तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप इन ग्लूकोज। ये कन्फर्म करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ओके, अब हम लोग CBSE बोर्ड के सैंपल पेपर केमिस्ट्री के सेक्शन C पार्ट का डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 22 क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 पार्ट हैं, A और B। ये है 2 नंबर का, B है आपके पास 1 नंबर का। तो चलिए देखते हैं। राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग ऑन 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड इज डन। व्हाट विल हैपन इफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज रिप्लेस्ड बाय द कॉपर क्लोराइड। तो दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो देखते हैं हम लोग कैथोड पर क्या मिलेगा, एनोड पर क्या मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का जब डिसोसिएशन करोगे तो CO2+ और 2Cl-, इसमें आपका डिसोसिएट होने वाला है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला कहाँ पर जाने वाला, कैथोड पर, और ये वाला कहाँ जाएगा, एनोड पर। तो देखिए कैथोड पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, CO2+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और एनोड पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन आपको लिखना है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट ले तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट को डिसोसिएट करोगे तो कॉपर 2+ और यहाँ पर सल्फेट 2- मिलने वाला है। ये आपके पास सल्फेट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और ये बनाएगा H2O8 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ऐसे कॉपर 2+ का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा तो कैथोड पर कॉपर आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके B पार्ट का देखेंगे जो 1 नंबर का है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ का फार्मूला आपको पता है, तो उसमें आप इसको राइट कर दीजिए उस फॉर्म में। तो देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या, Nu+
लेमडा नॉट प्लस प्लस न्यू माइनस लेमडा नॉट माइनस, ये आपके पास होता है नंबर ऑफ कैटायन, ये नंबर ऑफ एनायन, ये कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो आप एल्युमिनियम सल्फेट को जब डिसोसिएट करोगे तो Al3+ मिलेगा और SO4 माइनस, ये कितने मिलेंगे 3, तो नंबर यहाँ 3 है, ये कितने 2 तो 2, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट का क्या हो जाएगा 2 इंटू लेमडा नॉट Al3+, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है और ये 3 आपके पास है, तो 3 इंटू लेमडा नॉट सल्फेट SO4 माइनस। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखते हैं 23। देखिए इसमें 2 पार्ट है, 3 पार्ट इसमें है, ABC सब 1-1 नंबर के हैं। द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड द हाईएस्ट इज एसिडिक, 1 नंबर का ये है। क्रोमियम इज हार्ड मेटल while mercury is liquid metal. The ionization energy of element of 3D series does not vary much with increasing atomic number. तो चलिए एक एक का आंसर हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर देखेंगे कि जो लोएस्ट ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक क्यों होते हैं और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में होंगे तो एसिडिक क्यों होते हैं। तो देखिए इन द केस ऑफ लोअर ऑक्साइड ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल द मेटल एटम हैज सम इलेक्ट्रॉन, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल ऑफ द मेटल एटम दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, एज अ रिजल्ट इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड बिहेव एज बेस। लोएस्ट ऑक्सीडेशन में होगा तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा जो उसे डोनेट कर सकता है, और जो डोनेट कर सकता है उसे आप बेस बोलते हैं, लुईस बेस बोलेंगे। ठीक है, वेयर एज इन हायर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल द मेटल एटम डज नॉट हैव एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल फॉर डोनेशन, एज रिजल्ट इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिहेव एज एन एसिड। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी ज़्यादा है, तो क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा और एसिड की तरह काम करेगा। देखिए इसको शार्ट में समझने के लिए मैं बनाया हूँ, लोएस्ट ऑक्साइड होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल, उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा जो उसे डोनेट कर सकता है, और जब डोनेट करेगा तो बिहेव एज लुईस बेस, तो लुईस बेस का काम करेगा। जैसे MnO हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस सेल में नहीं होंगे डोनेशन के लिए, तो क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और जब एक्सेप्ट करेगा तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। बी पार्ट आप देखेंगे, क्रोमियम हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन which result in strong metallic bonding which result in it being hard solid. Absence of unpaired electron in mercury result in being a liquid. ये कह रहे थे कि क्रोमियम हार्ड क्यों है और मरकरी क्यों सॉफ्ट यानी लिक्विड क्यों है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी और हार्डनेस बढ़ेगा। तो क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मरकरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। थर्ड आप यहाँ पर देखेंगे सी पार्ट क्या कह रहा है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज नॉट वेरी मच विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देख द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इज काउंटर बैलेंस बाय शील्डिंग इफेक्ट ऑफ N-1d इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 फैक्टर काम करता है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो साइज पर डिपेंड करेगी, और साइज जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले तो क्या करेगा डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो इसलिए क्या होता है, ये पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो ये आपके पास सी का आंसर है, इतना नोट करना आपको। क्वेश्चन नंबर
24 देख लीजिए, इसमें ए बी सी 3 पार्ट है, आर करके भी है, ठीक है, इसमें भी ए बी सी है। क्या करें, गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन पैरानाइट्रोटॉलुइन अंडरगो इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन लिखना है पैरानाइट्रोटॉलुइन का। बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक मीन्स होता है जिसमें प्रोटॉन ना दे सके सॉल्वेंट, प्रोटॉन ना हो, डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ना जुड़ा हो हाइड्रोजन एटम। बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ मेथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस Cl3 फॉर्म टॉलुइन। व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटकम, बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए इन 3 का आंसर देखते हैं। पहली बात तो इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता था ना। अब यहाँ पर पैरा नाइट्रोटॉलुइन लिए तो ये CH3 क्या CHO में चेंज हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप ऐसे लगा रहेगा। रेजेंट क्या लेते हैं, CrO2 Cl2 ऑब्लिक CH2 के प्रेजेंस में फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो CH3 किस में चेंज करोगे, CHO में। बी इसका कह रहे हैं बेंजोइक एसिड क्या करते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट यदि होगा तो आपस में क्या ये बना लेगा, डाइमर बना लेता है। तो बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन अप्रोटिक सॉल्वेंट बिकॉज द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द 2 बेंजोइक मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ईच अदर। देखिए यहाँ बेंजोइक एसिड है, ये डाइमर बना लेगा, एसोसिएशन का केस आप पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेंजोइक एसिड एक है, ये दूसरा है, तो 2 बेंजोइक एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि हम लोग जैसे यहाँ पर सी ऑप्शन में इन्होंने कहा कि बेंजीन जब मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो टॉलुइन बनाता है, लेकिन जब बेंजोइक एसिड ऐसा उसकी बेंजीन की जगह पर लाएंगे तो क्या होगा, तो ये क्या होगा कि बेंजोइक एसिड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजोइक एसिड नॉट रिएक्ट विथ methyl chloride, that is Friedel-Crafts reaction, because the carboxyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride Lewis acid get bonded to the carboxyl group। ये क्या होता है, बेंजोइक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से बाइंड हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं देगा फ्रीडल-क्राफ्ट। तो ऐसा रिएक्शन वहाँ पर होने वाला नहीं है, नो रिएक्शन आप करेंगे। अब आर में देखिए क्या कह रहे हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स डज नॉट अंडरगो एल्डाल कंडेंसेशन। एल्डाल कंडेंसेशन एक्स नहीं देगा, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। हाउ एवर एक्स विथ कंपाउंड वाई इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस रिएक्ट टू गिव कंपाउंड 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 in 1 मोन। एक्स वाई को आइडेंटिफाई करिए, केमिकल रिएक्शन लिखिए, गिव 1 केमिकल टेस्ट दोनों को अलग करने के लिए। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर का मिलने वाला आपको ये। तो यहाँ पर एक्स आपके पास बेंजल डिहाइड होगा और बेंजल डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डाल रिएक्शन नहीं देगा। कंपाउंड वाई क्या होगा, यहाँ पर एस्टोफिनोन है। अब ये दोनों हम लोग का जब रिएक्शन कराएंगे तो बी पार्ट में आपको देखेंगे इसमें एक क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन देने वाला है। तो देखो ये बेंजल डिहाइड है, इसका ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, और ये ऐसे करोगे बेटा तो H+ के फॉर्म में जाएगा तो OH हो जाएगा, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा, ये OH हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, और उसको जब हीट करेंगे ना तो यहाँ से एक H और इसका OH बाहर चल जाएगा, इसके बीच क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। तो ये होता है जो आपको दिया 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 in 1 मोन, ये बनाना है मुझे, ठीक है। अब सी में क्या कह रहे हैं, ये दोनों टेस्ट कौन सा देंगे, तो एक्स आपके पास यहाँ पर बेंजल डिहाइड क्या करता है, टॉलन टेस्ट देगा। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई इज टॉलन टेस्ट। एक्स क्या करेगा, टॉलन टेस्ट, टॉलन एजेंट से करेगा रिएक्शन, सिल्वर मिरर बनाएगा, जबकि कीटोन नहीं देता है टेस्ट। तो ये आंसर आपके पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 का डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। 25 में देखिए, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल डाइपेप्टाइड फॉर्म व्हेन द फॉलोइंग 2 अमीनो एसिड
फॉर्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, एलेनिन है, ग्लाइसिन है, ठीक है। इन दोनों से आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। देखिए ग्लाइसिन यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा गया है और एक एलेनिन। इसका देखिए ये दोनों अमीनो एसिड है ना, तो अमीनो एसिड इस पहले वाले अमीनो एसिड का COOH ग्रुप से हम OH ले रहे हैं और दूसरे वाले का NH2 से H ले रहे हैं। ये वाटर बाहर जाएगा तो आपको ये एमाइड पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। क्या हुआ इसमें, इस एलेनिन का NH2 और ग्लाइसिन का COOH के बीच रिएक्शन करवाया गया है। दूसरे में देखोगे तो एलेनिन का OH लेंगे हम और ग्लाइसिन का H लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक बार ग्लाइसिन के OH को बाहर किया जा रहा है और एलेनिन के H को, एक बार एलेनिन के OH को और इसके H को, ठीक है। ये आपको पॉसिबिलिटी है। तो अ डाइपेप्टाइड कंटेन 2 अमीनो एसिड लिंक्ड बाय 1 पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड बॉन्ड है आपके पास, C डबल बॉन्ड हो या NH को, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। 20 में है केरेटिन, इंसुलिन एंड मायोसिन आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन इज केरेटिन एंड इंसुलिन and differentiate between them based on their physical property। केरेटिन क्या होता है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ये बनाता है फॉर्म और इनसॉल्युबल इन वाटर। इंसुलिन क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप इसको मिलने वाला है और सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होगा। तो ये था आपके पास। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या कह रहे हैं, नीता वाज एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। शी कैरिड आउट अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉल एट 140 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। Different product were obtained at these two temperature. Identify major product formed at 140 degree and substitution mechanism. Identify the major product formed 180 degree and the substitution mechanism followed in this case. अब यहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेशन यहाँ होने वाला है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन होना चाहिए था। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। प्रोपेनॉल अंडर को डिहाइड्रेशन रिएक्शन एट 140 डिग्री ईथर फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ पर प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 OH। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग, CH3 CH2 CH2 OH। इसका OH इसका H ये बाहर जाएगा और आपस में आप बना दोगे ये डाइप्रोपिल ईथर या प्रोपाक्सी प्रोपेन इसी को कहते हैं, और वाटर बाहर चला जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये कैटालिस्ट का काम करेगा, SN2 मैकेनिज्म देगा। ऐसे जब 180 डिग्री करेंगे आप तो क्या करेगा, एलिमिनेशन होने वाला है और इसी मॉलिक्यूल से इसका OH इसका H बाहर जाएगा तो इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है। ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। वेरियस आइसोमेरिक हाइड्रोएल्केन विद द जनरल फार्मूला C4H9Cl अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। एमंग देम A is the most reactive through SN1 mechanism. Identify A, citing the reason for your choice. Write the mechanism for the reaction. चलिए देखते हैं। पहले तो आइसोमर बना लीजिए, इसके 4 बनेंगे। तो 4 आइसोमर क्या बनने वाले हैं यहाँ पर देख लीजिए। इस 4 में आपके पास ये क्या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है, ये आपके पास क्या ये भी प्राइमरी है, ये टर्सरी है। तो ये SN1 मैकेनिज्म देगा तो इसको आप ए मानेंगे, ठीक है। अब ए इज CH3 का होल ट्वाइस CCl, इसको आप लिखेंगे ऐसे इस फॉर्म में। द कार्बोकैटायन इसमें इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड इन टर्सरी अल्किल हैलाइड इज मोस्ट स्टेबल। इससे जो कार्बोकैटायन मिलेगा बहुत अच्छा स्टेबल होने वाला है। मेकिंग अ मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर।
ठीक है। सभी पॉसिबल आइसोमर से सबसे अच्छा ये आपके पास रिएक्शन देने वाला है SN1 टर्सरी एल्किल हैलाइड वाला। तो चलिए SN1 मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट सिस्टम में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ये स्लो स्टेप होता है, ये बाहर जाएगा, देखिए कार्बोकैटायन बनेगा। और सेकंड स्टेप में आपके पास क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आने वाला है, OH इस पर आकर के लग जाएगा, आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28 में क्या कर रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल। यहाँ पर एक सेल रिएक्शन दिए हैं SN4 एक्वस AlS Al3 प्लस SN2 प्लस H इतना 4.617 इंटू 10⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ दिस सेल निकालना है, log 4.617 इंटू 10⁻⁴ का आंसर इन्होंने दिया, वैल्यू दिया है। व्हाट विल बी द E नॉट ऑफ द हाफ सेल ऑफ एल्यूमिनियम 3+Al इफ द E नॉट ऑफ हाफ सेल SN4/SN2 प्लस इज 0.15। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, फर्स्ट पॉइंट है, गिवन दिया है ये log 4.617 इंटू 10⁻⁴ की वैल्यू दिया है, गिवन है Kc, ठीक है। आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट इक्वेशन लगा दीजिए। इससे लिखकर लूँ क्या होता है, E नॉट सेल -2.33 RT/NF log Kc। अब 2.33 RT/F की वैल्यू रखने पर आपको मिलेगा 0.0591, ठीक है। यन यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास ये रिएक्शन से देखोगे यन, अब ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, यन केवल रखते हैं, ठीक है, यन। अब एट इक्विलिब्रियम आप देखेंगे तो E नॉट से इक्वल टू क्या होता है 0, और यन इक्वल टू यहाँ पर आएगा 6 फ्रॉम इक्वेशन। यदि हम लोग इक्वेशन आपके पास यहाँ पर जैसा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन फैक्टर आने वाला है 6, ठीक है। तो एन फैक्टर आएगा 6, तो इसलिए हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो चलिए अब वैल्यू को रखते हैं हम लोग। E नॉट सेल क्या होने वाला है 0.0591/6 log Kc की वैल्यू यहाँ पर दिया ही है, ये रख लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद E नॉट सेल आपको मिल जाएगा 1.8189। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट आपको बताना है E नॉट ऑफ द हाफ सेल Al3+Al इफ E नॉट ऑफ द इसका दिया है, तो आपको इसको बताना है। और यहाँ से हम लोग E नॉट निकाल ही लिए हैं, ठीक है। कितना निकाले हैं 1.8189, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट क्या कह रहा है। E नॉट फॉर द हाफ सेल Al3+Al गिवन है, इसके लिए तो क्वेश्चन में दिया है, इसको आपने निकाल लिया है। तो E नॉट सेल कैसे होता है, ये आप क्या देखेंगे यहाँ पर, ये E नॉट SN4/SN2 प्लस माइनस E नॉट Al3+E। तो आपके पास यहाँ पर आप जो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका हम वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ से। तो मुझे ये एल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा -1.6689 वोल्ट। ये था आपके पास सेक्शन सी। अब हम लोग सेक्शन डी का डिस्कशन करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए 29 से स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ना होता है और इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसका आंसर हम लोगों को देना है। आप इस लाइन को पढ़ लीजिए। When hydrogen gas react with bromine, the rate of reaction was found to be proportional to the concentration of H2 and to the square root of the concentration of Br2। इस लाइन को हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रिडिक्ट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन
एंड आर्डर फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना और आर्डर बताना है, 1 नंबर इससे मिलने वाला है। और उसी में क्या करना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट भी बतानी है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर H2 की रेज़्ड पावर 1 है और Br2 की पावर 1/2, ठीक है। ये हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे कि जो स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ Br2 के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं, ये जो पावर है इसको आप ऐड कर दीजिए तो आर्डर पता चल जाएगा। तो आर्डर यहाँ हम लोगों को मिल जाएगा 3/2। और जब आर्डर पता चल जाता है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट की जो जनरल फार्मूला है, मोल रेज टू पावर n1 - लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। अच्छा, n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है 3/2, तो हम लोग इस फार्मूले में रख देंगे। तो 1 - 3/2 और यहाँ पर क्या 3/2 - 1 और सेकंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के मुझे पता चल जाएगा, मोल रेज टू पावर 1/2 लीटर 1/2 सेकंड इनवर्स। तो ये आपके पास आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, बी पार्ट। हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज ट्रिपल्ड। यदि हम लोग Br2 का कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दें तो फिर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट डालेगा। और उसी का दूसरा है, चाहे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और चाहे आप आर करके इसका आंसर दीजिए। व्हाट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 विल ट्रिपल द रेट ऑफ रिएक्शन। को ट्रिपल हो जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यदि हम Br2 का कंसंट्रेशन ट्रिपल करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो मुझे न्यू रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, √3 इंटू रेट ऑफ जो पहले का रिएक्शन होगा। तो √3 टाइम्स क्या हो जाएगा, अफेक्ट करेगा ये। अब आप देखेंगे यहाँ से इसका आर जो क्वेश्चन है, आर में क्या आंसर है। यदि हम लोग कंसंट्रेशन क्या होगा H2 का यदि रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल कर दें, तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या होता है, वो भी ट्रिपल हो जाता है। तो आप देखिए जैसा कि यहाँ पर आर है, ये एक्सप्रेशन था, यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, H2 का, H2 की बात कर रहे हैं तो H2 के रिस्पेक्ट में जो आर्डर है वो 1 है और जो न्यू रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 टाइम पहले रेट का। तो यहाँ से आपके पास जो कंसंट ये कह रहे हैं कि पहले जो रेट है, न्यू रेट है, वो पहले के रेट का ट्रिपल कर दिया जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये पता चलेगा सॉल्व करने पर कि H2 का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका सी पार्ट क्या कह रहा। सी में आप देखेंगे तो सपोज अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कुछ रिएक्शन होने वाला, वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बोथ ए एंड बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या फर्स्ट ऑर्डर है। सो द रेट इक्वेशन लिखना है। तो रेट इक्वेशन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, रेट इक्वल टू की यहाँ पर एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास बी। Which of the two mechanism is consistent with experimental finding why। ये मैकेनिज्म 1 दिए, मैकेनिज्म 2 है, ठीक है। स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, फास्ट स्टेप है। तो स्लो स्टेप पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आंसर को। आप देखेंगे द स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। यहाँ मैकेनिज्म 2, फ्रॉम मैकेनिज्म 2, तो यहाँ पर ये लिख लिया गया है जो मैकेनिज्म 2 है पूरी तरह से, इसको मैंने नोट कर लिया है। तो आप मैकेनिज्म 2 के अकॉर्डिंग रेट का एक्सप्रेशन ही होने वाला है, ठीक है। और फ्रॉम मैकेनिज्म 1 मैकेनिज्म जो आपके पास है उससे आपके पास ही होने वाला है रेट ऑफ एक्सप्रेशन जो होगा, ओके एक्टिव मास ही होगा।
तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म 2 है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है विथ द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म 2 ज़्यादा कंसिस्टेंट होने वाली है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम लोग। 30 में देखेंगे तो इसे रीड करना है। यहाँ पर कंपाउंड 1 दिया है, एक्स की जगह पर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कुछ रखा जाएगा, और कंपाउंड बी में आप ये देखिए यहाँ भी आप एक्स की जगह पर ये सब्स्टिट्यूएंट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रीड कर लीजिए। एमीन आर बेसिक इन नेचर, एमीन बेसिक होता है। द पीकेबी वैल्यू इज मेजर विद बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एमीन, लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी मोर बेसिक इज द एमीन। यानी पीकेबी यदि कम होगा, पीकेबी यदि आपके पास क्या होगा, लेस होगा, तो बेसिक ज़्यादा होगा, मोर बेसिक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास देखेंगे यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन वाज डिटरमाइंड बाय यूजिंग टाइट्रेशन। द सब्स्टिट्यूएंट एक्स रिप्लेस्ड CH2 group in piperidine compound 1 place and propylamine compound 2। तो आपके पास यहाँ पर ये पिपरीडीन है, यहाँ एक्स की को हम लोग रख करके क्या सब्स्टिट्यूएंट करते रहेंगे, और यहाँ पर ये प्रोपिलएमीन है। तो चलिए यहाँ पर आप देख लेंगे टेबल, सब्स्टिट्यूएंट एक्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स, यहाँ सब्स्टिट्यूटेड पिपरीडीन मिलने वाला है, पीके ये दिए हैं और यहाँ पर पीके इसका दिए हैं। तो ये देखिए पिपरीडीन है और यहाँ पर एक्स की जगह पर यदि यहाँ पर CH2 रख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इसका 2.55 है, पीके ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही आपके पास यहाँ यदि आप रखते हैं एक्स की जगह पर क्या CH2, तो आपके पास ये पीके मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख करके इसकी हेल्प से, इस टेबल की हेल्प से कुछ आंसर इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव हैं जिसके आंसर यहाँ पर देंगे। और एक ऐसा है डायग्राम भी आपके पास, एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ करें प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट वर्सेस पीकेबी। पीकेबी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच ग्राफ हम लोगों को ड्रा करना है। corresponding substituted propylamine given that pK plus pKb 14, is there any relation between the electronegativity of the substituent and its basic strength? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या होता है, पीकेबी वैल्यू बढ़ती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ग्राफ ऐसा कुछ मिलने वाला है। मैं यहाँ पर लिखा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, केबी डिक्रीज करेगा, पीकेबी इंक्रीज करेगा। इस पॉइंट को ध्यान देना है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पीकेबी इंक्रीज करेगा, अब पीकेबी इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए पीकेबी लिखा गया है वाई एक्सिस पर, पीकेबी की वैल्यू है 3.5, और इधर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ऊपर जाएंगे तो पीकेबी इंक्रीज करेगा। तो आप देख रहे हैं कि पीकेबी और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ आपको ऐसे बनाने हैं। यहाँ पर इसका रीजन लिख लीजिए, द पीकेबी इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। देखिए पीकेबी इंक्रीज करेगा यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूएंट का इंक्रीज करेगा, देयरफॉर द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका बी पार्ट देखिए क्या कर रहे हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट अब x की जगह पर ये रखेंगे, ठीक है। इज 3.7 व्हाट इज द एक्सपेक्टेड pKa वैल्यू ऑफ कंपाउंड C6H5CONH2। ये हम लोग प्रोपिलेमीन में ये कर दे तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ जो आपके पास पैकेट स्पेस है यहाँ पर pKa वैल्यू क्या होने वाला है। तो pKa वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाला है आप देखेंगे तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा 9.1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9.1 लिखना है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और पीके वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करेगा। ये पीके ये है, तो पीके हम लोगों का हो जाएगा 9.1 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये 3.6 जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था तो पीके ये था 9.2, अब 3.7 हो गया तो पीके एक कम होगा तो 9.1 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ 9.1 ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे सी में क्या कह रहा, द pKa वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड पिपरिडीन फाउंड विथ सब्स्टिट्यूएंट x इज फाउंड टू बी 8.2 व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि हम लोगों का pKa वैल्यू 8.2 हो, ठीक है, 8.28 हो, तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x की क्या होगी। तो आप देखिए pK ये जो है ये कहाँ पर आ रहा है, 8.1 8.2 किसके बीच में आएगा, आपके पास 8.2 आने वाला है। इधर देख लिया जाए हम लोग टेबल 8.2 तो 9.45 और 7.9 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने वाली बात है कि यहाँ पर पीके ये जो वैल्यू होने वाला है इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। तो ये 7.94 और 8.36 मतलब 3.44 और 3.6 के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने वाली है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा आपके पास 3.5, तो आप इस पर टिक कर लेंगे। 3.5 होने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, यदि इंक्रीज करेगा तो पीके ये डिक्रीज करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी का आर करके है, आर में देख लिया जाए व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल pKa वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोपिलेमीन फाउंड बाय द सब्स्टिट्यूएंट x विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। ये देख सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, x होगा, तो pKa कितना होने वाला है। तो pKa देखा जाए, ये देखिए 3.6 है, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है 3. pKa आपके पास 3.1 देखा जाए, और ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, 3 होगा, तो उसके बाद pKa बताना है। तो 3 होगा तो pKa बताना है। तो ये हमारा 2.55 पर देख रहे हैं 10.67 है, और 3.12 पर pKa क्या होने वाला है, और तो इसी के बीच में आएगा 3। तो ये दोनों के बीच में आपको मिलने वाला है pKa 10.67 और 10.08 के बीच में क्या आएगा। तो 4 ऑप्शन में देख लीजिए क्या आने वाला है, 10.08 और 10 उसके बीच में आने वाला 10.15 आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था आपके पास केस बेस स्टडी, क्वेश्चन नंबर था 30। अब इसमें विजुअली चैलेंज्ड लर्नर के लिए है क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा, हाउ डज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द pKb वैल्यू एंड बेसिक स्ट्रेंथ
of the substituted propylamine given that pKa plus pKb equal to 14, give a reason to support your answer। ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग टेबल बना लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है द पीकेबी इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो पीकेबी इंक्रीज करेगा। देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है विथ एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सब्स्टिट्यूएंट की इंक्रीज करेगी तो बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर CH2 है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ठीक है। तो अब 2.5 पर इसका क्या था, बेसिक नेचर क्या होने वाला है, बेसिक नेचर है पीकेबी वैल्यू कम है तो बेसिक ज़्यादा होगा। तो अभी 3.3 है, ठीक है, 3.3 यहाँ पर अब NH लग रहा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.12 हो रहा। तो आप देखेंगे यहाँ पर पीकेबी 3.2 हो रहा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा तो पीकेबी क्या हो रहा, कम हो रहा, ठीक है। अब पीकेबी कम हो रहा है तो उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। ऐसे यहाँ पर 3.6 सबसे ज़्यादा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो पीकेबी बढ़ेगा। तो पीकेबी जब बढ़ेगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। आप ये समझिए यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो पीकेबी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा ना, बेसिक स्ट्रेंथ वो डिक्रीज करेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बी क्या कर रहे हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट CH6H5CON इज इतना, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पीके वैल्यू ऑफ द कंपाउंड। ये 3.7 है, ठीक है। तो इसका पीके क्या होने वाला है, पीके होने वाला अभी जो हम लोगों का आंसर आया था 9.1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोगों के आंसर किया था 9.1, तो यहाँ भी 9.1 होने वाला है। दूसरा देख लीजिए, इसमें क्या कह रहे हैं, द पीके वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड पिपरिडीन कंपाउंड फर्स्ट फाउंड विथ सब्स्टिट्यूएंट X इज फाउंड टू बी 8.28, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसमें देख लीजिए कि पीके जो है आपके पास 8.28 कहाँ आएगा, तो हम लोग उसमें देख करके पता चल जाएगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने वाली है 3.5, ठीक, 3.5 आ जाएगा। और R इसमें करके व्हाट आर द मोस्ट सुटेबल पीके वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोपिलेमिन फाउंड विथ सब्स्टिट्यूएंट X विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो पीके क्या होने वाला है 10.15। तो ये था सेक्शन डी। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन ई, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर करने होंगे, 5 नंबर के होंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग सेक्शन ई के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर है, अ पर्पल कलर कंपाउंड है व्हिच इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर वाज एडेड टू ईच ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब along with H2SO4, it was followed by strong heating। यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब है भैया, ABC है, इसमें एक में ऑक्जेलिक एसिड है, एक में लेड सल्फाइड है, एक में KI है, ठीक है। अब इन ईच ऑफ दी अबव टेस्ट ट्यूब ABRC वायलेट वेपर विल बी फॉर्म्ड, इसमें से किस में वायलेट वेपर बनने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, द बबल ऑफ गैस इवॉल्व बाय एक्सटिंग्विश ऑफ बर्निंग मैच स्टिक्स, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन। अब भाई जिसमें CO2 गैस निकलेगी वो मैच स्टिक को क्या करेगा, बुझा देगा। तो इसमें देखेंगे आप
रिएक्शन पढ़े होंगे तो आपको ये होगा, ऑक्जेलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन होगा, इसके साथ वायलेट वेपर मिलेगा। और आप यहाँ पर चलिए देखते हैं, पहले 2 का आंसर हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें आप देखते हैं टेस्ट ट्यूब जो सी होगा हम लोगों के पास, सी टेस्ट ट्यूब में जो होगा उसमें KI होगा, KI रखा ही है सी में। तो इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो वायलेट वेपर किसका बनने वाला, आयोडीन का। तो देखिए टेस्ट ट्यूब यहाँ पर MnO4 माइनस है, पर्पल कलर का, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये I माइनस है, ये I माइनस कहाँ से आया, ये KI जो था इसमें, KI यहाँ से मिला है और इससे आपको वायलेट वेपर आयोडीन के मिलने वाले हैं। ऐसे बी में ऑक्जेलिक एसिड है, यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो रहा है, ए में सॉरी, तो टेस्ट ट्यूब ए से क्या हो रहा, ऑक्जेलिक एसिड था, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, एसिडिक मीडियम में क्या, इसे CO2 में ऑक्सीडाइज कर दे रहा। तो ये हो जाएगा। और इसका बी क्वेश्चन आप सब देखेंगे तो बी यहाँ से मिल जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। A metal ion Mn plus of the first transition series having D5 configuration combined with 3 didentate ligand assuming delta O is less than pairing energy। ये P मतलब pairing energy है, ठीक है। अब ये आप पढ़ करके यहाँ से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ड्रा द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर 3D ऑर्बिटल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। हमें एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करना है ऑक्टाहेड्रल के लिए। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन Mn प्लस इन द कॉम्प्लेक्स एंड वाई, हाइब्रिडाइजेशन बताना है D5 के लिए। नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एक्सेप्टेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, ये भी बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ देखिए आप, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इफ डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी D5 के लिए। तो आप देखेंगे 5 ऑर्बिटल हैं फ्री मेटल आयन के, इनकी एवरेज एनर्जी थोड़ा बढ़ेगी और स्प्लिट करेंगे तो T2G EG में। अब D5 है, ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी क्या है, पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो पेयरिंग नहीं करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, तो आपके पास ऐसा स्प्लिटिंग, ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग। अब यहाँ पर नाम ये है, T2G में 3 ऑर्बिटल, इनके नाम है DXY, DYZ, DZX, यहाँ पर DX² माइनस Y² DZ²। स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्रिस्टल में ऐसे स्प्लिटिंग होने वाली है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp3d2, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग होने वाला नहीं है, तो इन सिंस डेल्टा O इज लेस देन P इट विल फॉर्म एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये D जो है वो बाहर वाला यूज होगा। कॉम्प्लेक्स एज द इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल विल नॉट पेयर, और इसके पेयर नहीं है। और ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने वाला है। अब इसका R करके एक पार्ट है, चाहे आप इसको करिए चाहे इस क्वेश्चन को करिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक टेबल बना हुआ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड है, ABCDE एंड F। कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, सेंट्रल मेटल कॉन्फ़िगरेशन दिया है, और हाइब्रिडाइजेशन दिया है, ज्योमेट्री दिया है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक बिहेवियर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, यहाँ से आपके पास जो ये है क्या होने वाला है, सेंट्रल मेटल आयन, यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ देखिए कोबाल्ट है ना, तो CO और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, तो ये की जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने CO2+, ठीक है। अब भी आप देखिए कहाँ पर रखा है इन्होंने, B। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो वहाँ से पता चलेगा कि कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आने वाले हैं 3, ठीक है। और अब ये पता चल गया B, C यहाँ पर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है इसका, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर जो होने वाला है C में D2sp3 होगा, ठीक है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है इस लाइन के कॉम्प्लेक्स में। हम लोग देखें तो D2sp3 यहाँ पर होगा,
ठीक है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो C की जगह पर आप D2sp3 लिखेंगे। और D में आएंगे तो D में आप देखेंगे यदि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। D में आप पैरामैग्नेटिक लिखेंगे, ठीक है, D में पैरामैग्नेटिक लिखेंगे। E में क्या होने वाला, हाइब्रिडाइजेशन इसका NiCO का होल 4 है, तो E में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 और इसका शेप कैसा होने वाला है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये था आपके पास। अब इसी का दूसरा पार्ट है बी, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7। यहाँ पर दो है H2S FeSO4, इन दोनों का इसके साथ रिएक्शन लिखना है और आयनिक फॉर्म में लिखना है। तो चलिए आयनिक फॉर्म में हम लोग देखते हैं कैसे रिएक्शन होने वाला है। आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 विथ H2S। H2S के साथ हम लोग Cr2O7 ये 2- लिया हूँ आयनिक फॉर्म में, इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सल्फर बनने वाला है। और जब Fe2+ यहाँ पर आ जाएगा, इससे के साथ बनने वाला है Fe3+। तो फेरस को फेरिक में चेंज करेगा और यहाँ पर सल्फर को क्या करता है, सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम Cr2O7 कर रहा है यहाँ पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या कह रहा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ एसिटिल क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। क्रिसॉल आर लेस बेस एसिडिक देन फिनॉल। विलियमसन सिंथेसिस यहाँ से रिएक्शन करने हैं, कन्वर्ट टॉलुइन टू 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड और यहाँ बेंजीन टू यम मेटा नाइट्रोएसिटोफिनोन। तो ये 5 हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देखिए 32 क्वेश्चन का आंसर है ई का फर्स्ट पार्ट, द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ एसिटिल क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine is strong organic base. The function of pyridine is the remove HCl from found in the reaction। HCl जो बनता है रिएक्शन में उसे रिमूव करता है। देखिए एसिटिल क्लोराइड ये है एथेनॉल, यहाँ से आपके पास एक H यहाँ से और ये Cl बाहर जाएगा तो आपके पास एथिल एसीटेट बनेगा और ये एसिडिटी ज़्यादा ना कर दे, इसको रिमूव करने के लिए pyridine का यूज करेंगे। बी आ जाइए, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्किल ग्रुप इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन एसिड स्ट्रेंथ। क्रिसॉल फॉर एग्जाम्पल लेस एसिडिक देन फिनॉल। यदि हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप कहीं पर लगाते हैं तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसकी एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग पर आता है तो उसकी एसिडिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा पीके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, जिसके लिए पीके ये ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी कम होगी। तो हम लोगों के पास एक फिनाल है एक क्रिसाल है, ठीक है। अब फिनाल का पीके ये 10 है और क्रिसाल का कितना है 10.2। तो आप देख रहे हैं ना, जिसका पीके ये ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी कम होगा, तो फिनाल ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू पैरा क्रिसाल के। अब थर्ड हम लोग इसका बी पार्ट में देखेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस तो आप जानते हैं एल्काइल हैलाइड मतलब यहाँ पर एथाइल ब्रोमाइड सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला ईथर और ईथर का नाम होगा 2-एथॉक्सी 3-मेथाइल पेंटेन। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास 2-एथॉक्सी ये है और 3-मेथाइल है। अब सी में क्या है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन है, टॉलुइन टू 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। भैया टॉलुइन है ये आपके पास KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको बेंजोइक एसिड में चेंज कर देता है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप होता है इसमें चेंज हो जाता है। अब इसका नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा डायरेक्टिंग तक मेटा पर नाइट्रो लगेगा तो 3-नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। इसी को आप मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन में चेंज करना है
तो बेंजीन का पहले नाइट्रेशन कर लो, नाइट्रेशन के बाद आप यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और नाइट्रोबेंजीन करने के बाद एफिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा मेटानाइट्रोएस्टोफिनोन। अब हम लोग इसका आर करके एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहे हैं ये आर, इसको पढ़ लीजिए। आउट ऑफ फार्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड, दो हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फार्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड, व्हिच वन विल गिव द HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन वो देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एस्टिक एसिड में होगा तो एस्टिक एसिड देगा। गिव अ सुटेबल रीजन इन सपोर्ट फॉर ऑफ योर आंसर एंड राइट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। 2 नंबर का ये है। अल्कोहल आर एसिडिक बट दे आर वीकर एसिड देन वाटर। अरेंज वेरियस आइसोमर ऑफ ब्यूटेनॉल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, गिवन रीजन यहाँ पर देना है। और दूसरा ये 2 नंबर का आपके पास है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है व्हिच इज अ ग्रिग्नार्ड एजेंट इज यूज्ड टू ऑब्टेन 2-methyl butane 2-ol on reaction with a carbonyl compound B, identify A and B, write the equation for the reaction between A and B। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। HBZ रिएक्शन दोनों में से कौन देता, एस्टिक एसिड ही देगा। HBZ के लिए रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइलोजिनेशन होता है X2 आवलिक रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो देखिए एस्टिक एसिड गिव HBZ रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, फार्मिक एसिड नॉट गिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपके पास है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ब्रोमीन आएगा, एक H बाहर जाएगा, तो यहाँ HBr बाहर कर दीजिए और ये बन जाएगा अल्फा ब्रोमो एस्टिक एसिड। ये HBZ रिएक्शन था। आइसोमर ऑफ ब्यूटेनॉल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बनाया जाए पहले ब्यूटेनॉल के सभी आइसोमर बनाए जाए, तो इनके ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो ये आपके पास बी जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं अल्कोहल आर एसिडिक बट दे आर वीकर एसिड देन वाटर, अरेंज द वेरियस आइसोमर ऑफ ब्यूटेनॉल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एसिडिक एसिड। तो 4 कार्बन वाले अल्कोहल का यहाँ पर 4 आइसोमर बना दिया गया है। इसमें कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इन आइसोमेरिक अल्कोहल वेरी एज फॉलो। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, जितना पोलर होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3C2H5 क्या करेगा, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एंड डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, डिक्रीज द एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिटी कम होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो ब्यूटेन 1-ऑल होगा, ठीक है। चारों आइसोमर के नाम लिखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। अब सी में क्या कह रहे हैं, सी में कह रहे हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ग्रिग्नार्ड एजेंट, बी इज कीटोन। ये क्या होगा, ग्रेनार भी क्या हो, कीटोन। यहाँ पर आपके पास ये बनने वाला 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। कीटोन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल, सो कंपाउंड बी इज कीटोन, ठीक है। ये टर्सरी अल्कोहल है आपके पास, तो बी एकदम आपको जानिए कि कीटोन होगा तभी ये बनाएगा ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। तो देखिए ब्यूटेन 2-ओन यहाँ पर होने वाला है, और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन भी आप देख लीजिए। यहाँ ब्यूटेन 2-ओन है, यहाँ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये यहाँ जाएगा तो ये CH3 नेगेटिव वाला इस पर आएगा, देखो आ गया, और MgBr इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ ये KH आ जाएगा, तो ये KH आ गया, और ये आपके पास MgBr और OH बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर देखते हैं। 33 क्या कह रहा है आप यहाँ पर देख लीजिए। एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी टू स्टडी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 1 molar aqueous solution of aluminum nitrate and 1 molar aqueous solution of glucose were taken. From the given figure, identify solution 1
एंड सोल्यूशन 2 गिव प्लॉसिबल रीजन फॉर योर आंसर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये डायग्राम देखिए, सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन 2 है। यहाँ दिया है टेम्परेचर T1 T2 और यहाँ आपके पास ये TF है। ठीक है, टेम्परेचर वेपर प्रेशर के बीच में इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज in dilute solution. The depression of freezing point is directly proportional to the molar concentration of the solute in solution. From the graph it is clear, it is interpreted that solution 2 show more depression in freezing point. और यहाँ पर देखेंगे आप एल्युमिनियम नाइट्रेट जो है ये किस में टूटेगा, आपको टूटेगा ये Al3 प्लस में और प्लस यहाँ पर 3NO3 माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो I यहाँ से आपको मिलेगा ये एक, यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक 4 आ जाएगा और ग्लूकोज का आयोनाइजेशन होने वाला नहीं है। तो 1 मोलर एल्युमिनियम नाइट्रेट विल हैव हायर डिप्रेशन, हैंस सोल्यूशन 2 इज एल्युमिनियम नाइट्रेट सोल्यूशन एंड सोल्यूशन 1 इज ग्लूकोज सोल्यूशन। 1 मोलर एल्युमिनियम नाइट्रेट शो ग्रेटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देन 1 मोलर ग्लूकोज। और डेल्टा TP क्या होता है, इक्वल टू IKF इंटू M, ये मोलरिटी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सोल्यूशन 2 आपको क्या होने वाला है, ज़्यादा डिप्रेशन करेगा। तो सोल्यूशन 2 में क्या होने वाला है, एल्युमिनियम नाइट्रेट, और सोल्यूशन 1 में क्या होने वाला है, ग्लूकोज। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा डिप्रेशन आएगा वो आपके पास सोल्यूशन 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्रेट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ केन शुगर वाज फाउंड टू बी 2.46 atm at 300 Kelvin. If the solution was diluted 5 times, calculate osmotic pressure at the same temperature. भैया ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर करना और डाइल्यूट करना 5 टाइम्स। हाउ कैन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गिवन केन शुगर सोल्यूशन डिक्रीज विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे बताना है। तो 2 यहाँ पर कंडीशन लेंगे, पाई इक्वल टू CRT होता है, और यहाँ से आप देखेंगे तो पाई 1 इसे मैं मान ले रहा हूँ N1/V1 RT, C इक्वल टू क्या होता है N/V। ठीक है, और यहाँ इसके लिए पाई 2 माना हो N1/V RT। ठीक है, मोल सेम रखे हैं यहाँ पर। अब डाइल्यूट कर रहे हैं 5 टाइम्स, तो B1 यहाँ पर हो जाएगा 5, B2 क्या हो जाएगा 5 टाइम्स आप B1 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई 1/पाई 2 आप रख करके फार्मूले को यहाँ पर देखेंगे तो मुझे कैंसिल आउट करने के बाद पाई 1/पाई 2 आ जाएगा, B2/B1। तो आपके पास पाई 1/पाई 2 और ये आपके B2 क्या 5 इंटू B1 का है, 5 गुना है। यहाँ से B1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से निकाल लेंगे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा 0.528 atm। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये कैसे इसी का हाउ कैन ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग का कैसे वैरी करेगा कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर कैन बी डिक्रीज बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करके डिक्रीज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था इनका, हाउ कैन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गिवन केन शुगर सोल्यूशन डिक्रीज विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज ना करें, हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें तो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि ये इसके बाद आर करके है, देखिए इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन के, ये आपके पास 2 नंबर के और 3 नंबर के हैं। तो चलिए देखते हैं। व्हाइल गिविंग इंट्रावेनस इंजेक्शन टू द पेशेंट, द डॉक्टर टेक utmost care of the concentration of the solution used, why it necessary to check the concentration of the solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक्जोऑस्मोसिस एंडोऑस्मोसिस होने का चांस रहता है, इसलिए मेडिसिन या जो इंजेक्शन होता है उसका सोल्यूशन बिल्कुल आइसोटोनिक होना चाहिए ब्लड के सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर
While giving intravenous injection to the patient, we should care concentration of solution to be taken. The solution must be same concentration as that of blood cell. जो ब्लड सेल का होता है कंसंट्रेशन वही होना चाहिए सोल्यूशन का, ठीक है. इफ टेकन सोल्यूशन बिकम्स मोर कंसंट्रेशन देन ब्लड सेल, इट विल लीड टू दी श्रिंकिंग. श्रिंक कर सकता है, एक जो ऑस्मोसिस हो जाएगा. इफ द टेकन सोल्यूशन इज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड सेल, इट विल लीड टू स्वेलिंग ऑफ ब्लड सेल्स, इंडोऑस्मोसिस हो जाएगा. तो आप देखेंगे इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं. बहुत सिचुएशन आर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा. देखिए भैया यहाँ पर डायग्राम है, एक ब्लड सेल यहाँ पर रखा हुआ है और एक सोल्यूशन है. मान लो इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हम लोगों के ब्लड में से क्या होगा, लिक्विड बाहर आएगा और ब्लड क्या श्रिंक कर जाएगा. तो इसे एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं. और यदि आपके पास ये ब्लड सेल है और जिसमें रखा उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो क्या होगा, लो से हाई ये जाने लगेगा और ब्लड सेल क्या होंगी, स्वेल कर जाएंगी. तो इसे बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस. तो ये ना हो इसलिए कंसंट्रेशन क्या दोनों का सेम होना चाहिए, इक्वल आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है. अब यहाँ पर देखेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं. अ सोल्यूशन ऑफ फिनाल वाज ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग 2 into 10 raised to power minus 2 kg of phenol in 1 kg of benzene. Experimentally, it was found to be 73% associated. कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में. ये बेंजोइक एसिड का यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा भैया, 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पर एक बन रहे हैं. तो इसके लिए पहले अल्फा निकाल लीजिए. अल्फा तो दिया है क्वेश्चन में. अल्फा क्या है, फिनाल इज 73% दिया ना ऐसा, तो यहाँ पर अल्फा 0.73 हो जाएगा. अच्छा ये 2 से बन रहा है एक, तो इसके लिए एन की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. तो मुझे आई निकालना इस फार्मूले से, ठीक है, वांटा फैक्टर. तो वांटा फैक्टर निकालोगी तो आई आ जाएगा 0.635. और यहाँ से आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट जो आ जाएगा सैल्यूट का वो 94 आ जाएगा. डब्ल्यू भी सैल्यूट का दिया है, ठीक है. ये किलोग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करोगे तो 20 ग्राम मिल जाएगा. डब्ल्यू ये क्या 1 किलोग्राम है, इसे ग्राम में चेंज करोगे 1000 ग्राम हो जाएगा. और के एफ आपके पास दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है. तो आपके पास है. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले पर रख देंगे. डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू डब्ल्यू बी एसएलओट का इंटू 1000/mb इंटू कैपिटल डब्ल्यू ए. और ये सब वैल्यू दिया, इसको आप रख दीजिए. रखने के बाद हम लोगों का आंसर आ जाएगा डेल्टा टी एफ 0.691 केल्विन. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.